हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में बताया इससे पहले के वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन किसी भी फैटी एसिड का अगर होता है तो कितना एटीपी जनरेट होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है फैटी एसिड का, दैट इज पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है? ये 16 कार्बन का फैटी एसिड होता है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ये जो टोटल आप देख सकते हैं ये पूरा 16 कार्बन है COOH को इंक्लूड करके। तो जब पाल्मिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो पाल्मिटिक एसिड एक्टिवेट होता है पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए में, और ये पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए कहाँ जाता है? साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो किस तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था। तो आज इस पाल्मिटिक एसिड मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड से कितना टोटल नंबर ऑफ एटीपी जनरेट होता है उसको हम समझेंगे। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन होता कहाँ पे है? बीटा ऑक्सीडेशन बीटा कार्बन पे होता है, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है एक साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में। तो एक साइकिल में 2 कार्बन निकलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में। 2 कार्बन निकलने के बाद कितने बचे? 14 कार्बन का मॉलिक्यूल, उसका अगेन बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो फिर क्या होगा? फिर 2 कार्बन निकलेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। थर्ड जो बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये 2 कार्बन निकलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में। फोर्थ बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन निकलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में। फिर जो बचा मॉलिक्यूल है उसका फिर बीटा ऑक्सीडेशन होगा जो है नेक्स्ट 5th साइकिल में, ये 2 कार्बन निकलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल में। जो ये बचा रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इसका अगेन बीटा ऑक्सीडेशन होगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, 6th बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो ये दोनों निकलेगा। इस तरीके से 7 बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो ये कंप्लीट जो है पाल्मिटिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और टोटल कितने साइकिल हुए बीटा ऑक्सीडेशन के? यहाँ पे 7 साइकिल हुए। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में निकले? मतलब कि पाल्मिटिक एसिड का हर एक जो 2 कार्बन है वो एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में निकला, वो कितना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होता है पाल्मिटिक एसिड का टू कंप्लीटली ब्रेक द पाल्मिटिक एसिड एंड कन्वर्ट इट इनटू 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। आप तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रिएक्शन है एक मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन का। तो पाल्मिटिक एसिड जिसका साइटोसोल में एक्टिवेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए और वो कन्वर्ट होता है पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए, और इस पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए का यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ऑक्सीडेशन होता है ट्रांसपोर्ट होने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लास्ट रिएक्शन होता है जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, थायोलाइसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेज, तो यहाँ पे कोएंजाइम ए इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 7 साइकिल हो रहे हैं, एक साइकिल में एक कोएंजाइम है तो 7 साइकिल में 7 कोएंजाइम है, और 7 FAD क्योंकि एक साइकिल में एक FAD इन्वॉल्व हो रहा है तो 7 साइकिल में 7 FAD इन्वॉल्व होगा। और 7 NAD, एक साइकिल में एक NAD यूज होता है तो 7 साइकिल में 7 NAD, और यहाँ पे हाइड्रेशन में यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है बीटा ऑक्सीडेशन में तो यहाँ पे 7 साइकिल में क्या होगा? 7 मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं ये एक साइकिल है बीटा ऑक्सीडेशन का, और 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में निकलता है तो जो बचा मॉलिक्यूल है उसका फिर से बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो इसी तरीके से पाल्मिटिक एसिड के लिए ये जो साइकिल होता है वो 7 टाइम्स होता है टू कंप्लीटली ब्रेक द पाल्मिटिक एसिड इनटू 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। बना क्या? 8 एसिटाइल कोएंजाइम बना, 7 FAD जो है 7 FADH2 में कन्वर्ट हुआ, 7 NAD जो है 7 NADH में और 7 H प्लस में। तो इस तरीके से ये कंप्लीट रिएक्शन है पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन का। अब आते हैं एनर्जेटिक्स, कितना एनर्जी कितना एटीपी बन रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि 7 FADH2 बन रहा है, 7 FADH2 कहाँ बन रहा है? यहाँ पे जब एसाइल कोएंजाइम ए का यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे निकलते हैं जिसको FAD एक्सेप्ट करता है और FADH2 में कन्वर्ट होता है। तो ये जो FADH2 है 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में 7 FADH2 इन्वॉल्व हो रहा है।
तो ये कहाँ जाता है, हमने आपको बताया था ये जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो ये वहां जाएगा, वहां पे ये ऑक्सीडाइज होगा बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हर एक जो FADS2 होता है वो 1.5 ATP देता है। तो क्योंकि यहाँ पे 7 FADS2 जनरेट हो रहा है, तो 7 FADS2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ATP। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10.5 ATP। तो के बाद नेक्स्ट आते हैं 7 NADH। 7 NADH, NADH कहाँ पे बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो निकलता है और ये कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट होता है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में, और इस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है, NAD, और कन्वर्ट होता है NADH और H प्लस। तो 7 साइकिल में 7 NADH जो है जनरेट होगा। तो 7 NADH ये भी क्या आ जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, वहां पे ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हर एक जो NADH है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद कितना ATP बनता है, 2.5 ATP बनता है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, एक NADH से 2.5 ATP, तो 7 से 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 17.5। इसके बाद नेक्स्ट आता फ्रॉम 8 एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडाइज्ड बाय द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो जैसा हमने आपको बताया था हर एक बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल में जो 2 कार्बन जो टूट के निकलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में, वो एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाता है, मतलब कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाता है, और वहां पे वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। और वहां पे जो NADH बनता है, FADH बनता है, GTP बनता है, तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमने एनर्जेटिक्स ऑफ TCA साइकिल में बताया था, तो कितना जनरेट होता है, 10 ATP जनरेट होता है एक एसिटाइल कोएंजाइम A के ऑक्सीडेशन से। एक एसिटाइल कोएंजाइम A से 10 ATP, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम A से 80 ATP जनरेट होता है। टोटल एनर्जी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से टोटल कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 108 ATP जब इसको प्लस करेंगे तो। अब आते हैं एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। तो जैसा हमने आपको बताया था फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहले वो एक्टिवेट होता है, तो वहां पे ATP की रिक्वायरमेंट होती है। एकमात्र ऐसा स्टेप है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए जहां पे ATP रिक्वायर्ड होता है, और ये कहां पे होता है, साइटोसोल में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेस। तो यहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है, ना कि बन रहा है। और क्या रिलीज हो रहा है, AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो क्योंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे, और निकल क्या रहा है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। 3 यूटिलाइज हो रहा है और 1 निकल रहा है, इट मीन्स 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू दी 2 ATP। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ATP यूटिलाइज होता है। 108 ATP जनरेट हो रहा है और 2 ATP यूटिलाइज हो रहा है, तो उसको हम माइनस करेंगे तो नेट ATP कितना जनरेट हुआ, नेट यील्ड ऑफ द ATP फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड, 2 ATP माइनस करने के बाद क्या आएगा, 106 ATP। तो ये हो गया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से 106 ATP जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन बताया हुआ है ये न्यू प्यू रेशो के अकॉर्डिंग है। तो बहुत से बुक्स में ये जो कैलकुलेशन है ये ओल्ड प्यू रेशो के अकॉर्डिंग भी किया गया है। तो ओल्ड प्यू रेशो के अकॉर्डिंग होता क्या है, 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP होता है और 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.5 की जगह आप यहाँ पे 2 रखेंगे और 2.5 की जगह यहाँ पे ओल्ड प्यू रेशो के अकॉर्डिंग 3 रखेंगे। तो ओल्ड प्यू रेशो के अकॉर्डिंग कितना ATP जनरेट होता है, तो इसको स्लाइड के थ्रू समझते हैं। जानते हैं ओल्ड प्यू रेशो के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से कितना ATP निकलता है। जैसा हमने आपको बताया था ओल्ड प्यू रेशो के अकॉर्डिंग 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP होता है। 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन से 7 NADH, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो इक्वल्स टू 21 ATP। ओल्ड प्यू रेशो के अकॉर्डिंग 1 FADH इक्वल्स टू 2 ATP होता है। तो 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन से 7 FADH2, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो
तो 14 ATP। और ओल पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में जब TCA साइकिल में ऑक्सीडाइज होता है तो जो NADH, FADH, GTP जो बनता है तो उसको हम जब टोटल कैलकुलेट करते हैं ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग तो 12 ATP होता है। हमने न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया था 10 ATP होता है। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है 8 multiplied by 12 तो equals to 96 ATP। तो total energy means ATP generated by the beta oxidation of one molecule of palmitoyl coenzyme which is the activated form of palmitic acid को जब हम total करेंगे तो कितना आएगा 131 ATP। और पाल्मिटॉयल कोएंजाइम के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज होता है वो है 2 ATP मीन्स 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है विच इज इक्वल टू 2 ATP तो माइनस 2 ATP तो 131 में 2 ATP हम माइनस करेंगे तो होगा 129 ATP। मीन्स न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया 106 ATP और ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 129 ATP। यहाँ पे इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। पाल्मिटॉयल कोएंजाइम में इस तरीके से 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में जाता है। ये जो 7 जो सर्कल्स देख रहे हैं वो 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, 7 NAD और 7 FAD यूज होता है और 7 NADH और 7 FADH2 बनता है। एक NADH प्लस 1 FADH2 ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 3 + 2 इक्वल्स टू कितना होगा 5। 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन तो 5 7 = 35 तो 35 ATP बाय द बीटा ऑक्सीडेशन 7 साइकिल और 8 एसिटाइल कोएंजाइम में 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 96 ATP। इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल करेंगे 96 + 35 इक्वल्स टू 131 ATP। एनर्जी ATP यूटिलाइज -2 ATP then it equals to 129 ATP।